गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। मैं सचिन गोयल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो कल आना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के कारण ये आज सुबह आया है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि सर आप स्लाइड्स के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाते। तो स्लाइड्स के माध्यम से आपको इंटरेक्टिव चीज़ें लगेंगी, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स ध्यान नहीं आएंगे। तो हमारा चैनल है पूरा डेडिकेटेड है एग्ज़ाम पॉइंट्स के व्यू के लिए, तो इसीलिए मैं स्लाइड्स के माध्यम से नहीं पढ़ाता। तीसरी बात, आपका लाइक और कमेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं और सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। टेक्निकली देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला, लेकिन इसकी नींव 1870s में ही पड़ गई थी। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखते हैं। 1870s के एरा में जो जर्मनी था वो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। जब वहाँ पे बिस्मार्क ने चांसलर पद संभाला तो उन्होंने क्या किया कि जो 39 स्टेट्स थे उन सभी को यूनाइट किया। किस आधार पर किया कि उन्होंने जो जर्मनी है उसमें क्या किया, नेशनलिज्म की भावना पैदा करी, जिसके अंतर्गत जो वहाँ के लोग थे वो अपने आप को एक मानने लगे, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी सेम है। अगर आप जर्मनी के पीपल्स की कुछ स्किनिश के बारे में देखेंगे कि उनकी आंखें ब्लू होती हैं, तो बोले कि ये हमारा एक अलग रेस है, हम दुनिया से अलग हैं। और इस भावना ने जो 39 स्टेट्स थे उनको एक कर दिया, जो कि बिस्मार्क की सबसे बड़ी जीत थी। 1871 में बिस्मार्क ने जो जर्मनी में चांसलर पद संभाला था और 1875 तक उन्होंने यूनिफाई कर दिया। अभी क्या था, जैसे ही जर्मनी यूनिफाई हुआ तो जो कुछ स्टेट्स पर दूसरे देशों का प्रभाव था वो कम हो गया, जिससे कुछ देशों ने, जैसे फ्रांस जैसे देशों ने वहाँ पर इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई तो बिस्मार्क को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो इसके लिए उसने क्या किया, 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी से समझौता किया कि यदि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला होता है तो वो जर्मनी पे हमला समझा जाएगा, अगर कोई जर्मनी पे हमला करे तो वो किसके ऊपर समझा जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी से। इससे क्या हुआ, जो फ्रांस था वो काफ़ी हद तक डर गया था। तो जैसे इंसर्जेंसी जब फ्रांस के कुछ जो वहाँ के सामंत फैला रहे थे, तो उससे खफा होकर जो बिस्मार्क था उन्होंने भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और वहाँ के जो दो स्टेट्स थे, कौन कौन से, अल्सास और लॉरेन, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब फ्रांस हार गया था क्योंकि जर्मनी था वो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तो वो फ्रांस हार गया था। इसके बाद जब जर्मनी ने सोचा कि अगर कोई और दूसरा यूरोप का देश अगर फ्रांस के साथ मिल गया तो काफ़ी और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए 1882 में जर्मनी ने इटली के साथ भी एक ऐसा ही समझौता किया जिसमें अगर इटली पे हमला होता है तो वो किस किस पर समझा जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी पे समझा जाएगा। अगर ऑस्ट्रिया पर हमला होता है तो वो इटली और जर्मनी पर समझा जाएगा, अगर जर्मनी पर हमला होता है तो ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली पर समझा जाएगा। यानी कि एक ट्राइपेट अलायंस बना लिया गया था। कब, 1882 में। लेकिन जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर था, इसलिए मैं इसे आगे ऑस्ट्रिया ही बोलूँगा, कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में समझौता कब हुआ, 1879 में। ओके, इतनी बात मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई है। तो सबसे बड़ी नींव का कारण यही था। दूसरा, जो 16th सेंचुरी में जो ब्रिटेन में एक दौर आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज आया था, 16 में नहीं 18th सेंचुरी में, 1850 से लेकर 1760 से लेकर 1850 तक, 1760 से लेकर 1850 तक एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चला था, जिसके दौरान जो ब्रिटेन की इकोनॉमी काफ़ी एक एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था।
लेकिन अभी 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था कि जर्मनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिट्रिज्म में काफ़ी ब्रिटेन को टक्कर दे रहा था। अब एक समय था कि ब्रिटेन का पूरे वर्ल्ड के ऊपर 25% एरिया में ब्रिटेन का अधिकार था। अभी क्या था कि जर्मनी भी चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े। तो दूसरा कारण ये था। तो दोस्तों आपको मोटा मोटी तौर पर दोनों कारण मेरे को लगता है कि समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे बड़ा कारण क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कि इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है कि हर देश चाहता था कि वो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाए और वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करे और वहाँ का मैन पावर है जो उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाते थे उसको यूज़ करे। तीसरी बात यह है कि जो अफ्रीका का ज़्यादातर एरिया था, अगर 19th सेंचुरी तक माने कि तो यूरोप का जो काफ़ी कंट्रीज़ थी उनका जो अफ्रीका में आउटर एरियाज़ पर कंट्रोल था, लेकिन अफ्रीका के इंटरनल एरियाज़ के बारे में आज तक किसी को नहीं पता। तो इसलिए जब इंपीरियलाइजेशन का दौर आया तो वो अफ्रीका के इंटरनल एरियाज़ तक जानना चाहते थे, वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो सबसे बड़ा कारण था कि इंपीरियलिज्म। दूसरी बात क्या थी कि जो जैसे ही 19th सेंचुरी का उदय होता है, जो 19th सेंचुरी का जो लास्ट के जो ईयर्स हैं 1870s में मैंने बताया कि बिस्मार्क ने जर्मनी में जैसे ही नेशनलिज्म लाया तो पूरे यूरोप में एक होड़ मच गई नेशनलिज्म की। यानी कि अलग धर्म के लोग अपने आप को अलग मानते थे दूसरों से। जो अलग रेस थी, जैसे कि जर्मन की मैंने बताया कि उनकी नीली आंखें होती थी, सफ़ेद चमड़ी होती थी, तो उन्होंने अपने आप को अलग माना। इसी तरह वहाँ पे क्या थे, बाल्कन और बाल्टिक स्टेट्स। तो इन लोगों में भी क्या हुआ कि मतलब हर एक जो एथनिक था, हर एक जो जाति थी, एथनिसिटी थी, उन्होंने अपने आप को एक अलग कंट्री घोषित कर दिया और अलग अलग देश बनाए। कैसे? रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस। उनका उसी टाइम उदय हुआ था। ये मतलब ये सभी देश एक साम्राज्य के अंतर्गत आते थे जिसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। उसका इनके ऊपर कंट्रोल था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि ये लोग अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे। लगातार जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो लगातार इंसर्जेंसी से पीड़ित था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, क्योंकि ये लोग अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे। तीसरा, ये बाल्टिक स्टेट है, इनके ऊपर रशिया का कंट्रोल था और ये भी अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि ये जो देखो रशिया में क्या है कि एक स्लाविक है। जो रशिया के पीपल अपने आप को क्या मानते हैं? स्लाविक। लेकिन ये तो लोग बोले कि हम स्लाविक नहीं हैं और इनकी अपनी एथनिसिटी है, तो इसलिए अपने आप को अलग कंट्री में लाना चाहते थे। तो इसलिए बाल्टिक स्टेट और बाल्कन स्टेट्स में काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी। तो माना जाता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो काफ़ी पीड़ित था किससे? बाल्कन स्टेट से। अब बाल्कन स्टेट्स में उनको बाहर से कौन वो सपोर्ट दे रहा था? जैसे बाल्कन स्टेट्स में जो ग्रुप थे, इंसर्जेंसी ग्रुप थे, उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? रशिया सपोर्ट कर रहा था। लेकिन रशिया में कौन सपोर्ट कर रहा था? ऑस्ट्रिया हंगरी सपोर्ट कर रहा था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का किसके साथ पैक्ट था? जर्मनी के साथ पैक्ट था। जर्मनी का किसके साथ था? इटली के साथ था। यानी कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला होता है तो जर्मनी पे समझा जाएगा, जर्मनी पर होता है तो इटली पर समझा जाएगा। तो इस तरीके से ये एक पूरा मतलब सिचुएशंस बनती गई। दूसरी तरफ मिलिट्रिज्म काफ़ी बढ़ गया था। यानी कि उस समय 1914 से पहले जब युद्ध होते थे तो उसमें टैंक्स का या फिर मशीन गन का इनका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब लगातार इंडस्ट्रीज लगने लगी, हथियार बनने लगे, तो इन्वेंशंस होने लगी, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट हुई जो काफ़ी मानव जाति के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थी, काफ़ी खतरनाक थी। तो इसलिए जो आर्म्स रेस थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसमें सबसे अग्रणी देश कौन थे? ब्रिटेन और जर्मनी। दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे। इसके अंदर आगे देखते हैं हम जो मैंने एक ट्रीटी के बारे में तो पहले बता दिया आपको, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में। लेकिन जैसे जर्मनी का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था, यानी कि पूरा यूरोप उससे भयभीत होने लगा था,
क्या होने लगा था, भयभीत होने लगा था पूरा यूरोप। इसके लिए 1904 में फ्रांस ने, नहीं 1894 में फ्रांस ने क्या किया कि रशिया के साथ एक पैक्ट किया, एक ट्रीटी की कि अगर कोई भी फ्रांस के ऊपर हमला करता है तो किसके ऊपर हमला समझा जाएगा, रशिया के ऊपर समझा जाएगा। अगर कोई रशिया पे हमला करता है तो किसके ऊपर समझा जाएगा, फ्रांस के ऊपर समझा जाएगा। ये ट्रीटी कब हुई, 1894 में। अभी क्या था कि रशिया और फ्रांस भी काफ़ी थोड़ा सा दूरी पर थे, उनका सही से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, और मतलब रशिया भी वहाँ पे भी जार का सिस्टम था, तो फ्रांस को उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। तो इसीलिए 1904 में ब्रिटेन के साथ भी फ्रांस ने ऐसा ही पैक्ट किया, क्योंकि मदद जल्दी वहाँ से पहुँच सकती थी कि अगर फ्रांस के ऊपर हमला हुआ तो ब्रिटेन के ऊपर हमला समझा जाएगा, अगर ब्रिटेन के ऊपर हमला हुआ तो फ्रांस के ऊपर समझा जाएगा। इसी क्रम में आगे आगे एशिया तक जाने के लिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। देखो जो ब्रिटेन है वो भी साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, और जो जापान है वो भी साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था। लेकिन ब्रिटेन को लगता था कि रशिया सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है हमारे साम्राज्य विस्तार में, तो एशिया में उसने एक जो दूसरा साम्राज्य था जापान में, उसके साथ एक ट्रीटी की कि अगर मान लो हम अगर एशिया में रहते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला करता है तो जापान, वो हमला किस पर समझा जाएगा, जापान हम पर हमला समझा जाएगा। अगर यूरोप में कोई कंट्रीज, अगर जापान कभी व्यापार के लिए आता है और उसके जहाज़ों पर हमला किया जाता है तो किसके ऊपर समझा जाएगा, ब्रिटेन के ऊपर समझा जाएगा। तो ये क्या थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंसेस थे। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो ट्रीटीज़ थी वो गुपचुप ट्रीटीज़ थी, यानी कि किसी को इनके बारे में पता नहीं होता था। और ये कब सब एक्सप्लोर हुआ, जब जब इनके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे ये डिस्क्लासीफाई हुए, तब पता लगा कि ऐसे ऐसे इनके बीच में ट्रीटीज़ थी। तो सबसे बड़ा जो विश्व युद्ध का कारण यही ट्रीटीज़ बनी थी। जो पूरा विश्व था वो कितने भागों में बटा था, 2 भागों में बटा था। कितने भागों में, 2 भागों में। एक को बोला जाता था अलाइड पावर और दूसरे को क्या बोला जाता था, एक्सिस पावर। अलाइड पावर में देश शामिल थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए, इटली। जो यूएसए है वो लास्ट के 1 साल लड़ा, लेकिन उसके पीछे अलग कारण है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी ओर क्या थी, एक्सिस पावर, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मनी, टोगो, कैमरून और तंजानिया, ये किस में थे, एक्सिस पावर में। अभी जो पूरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो पूरा विश्व हो वो 3 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। एक हुआ कैपिटलिस्ट, एक हुआ कम्युनिस्ट और तीसरा हुआ फैसिज्म। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो मुझे लगता है कि इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 1940s का 1914 का जो एरा था उसके अंदर क्या हुआ कि रशिया के जो ज़्यादातर पोर्ट्स हैं वो सर्दियों के टाइम काफ़ी जम जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स है रशिया के साथ जो लगती हुई बाउंड्री है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि क्रीमिया का इश्यू चलता रहता है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो क्रीमिया का इशू चलता रहता है तो रशिया ने बोला कि जो एजियन सी से कनेक्ट करते हुए जो ब्लैक सी तक जाता है, जो जिसके बीच में 2 स्टेट्स पड़ती हैं, स्टेट ऑफ डार्डनल्स और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। कौन कौन सी, स्टेट ऑफ डार्डनल्स और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। तो इनके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये किसके अंतर्गत आती थी, ये ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आती थी। यानी कि ये दोनों स्टेट्स के ऊपर किसका था, यानी स्टेट ऑफ डार्डनल्स और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, इनके ऊपर किसका कब्जा था, ओटोमन एम्पायर का। लेकिन यहाँ पर भी इंसर्जेंसी चलती रहती थी, क्योंकि इसके ऊपर कब्जा कौन करना चाहता था, रशिया। रशिया को क्या फ़ायदा था कि उसके सभी लगभग 99% पोर्ट्स हैं वो सर्दियों के टाइम जम जाते थे, लेकिन ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जो साल के 12 महीने तक खुला रहता था। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रशिया इसके ऊपर लगातार नज़रें बनाए हुए था। दूसरा मेन कारण क्या था, जो बाल्कन का एरिया है। बाल्कन एरिया ऐसी जगह पर बीच में पड़ता है, देखो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ बाल्कन का एरिया की। हाँ, ये देखिए जो बाल्कन का एरिया है, ये देखिए बाल्कन के एरियाज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं,
मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, अल्बानिया, ग्रीस, बोस्निया और हेजो हर्जोगोविना। तो दोस्तों ये देश शामिल हैं। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बात है उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो, हाँ ठीक है, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे रोमानिया वाला, मोल्डोवा वाला इलाका। यहाँ पे देखिए कि जो बाल्कन का स्टेट्स है, ये आप बुल्गारिया वगैरह, ग्रीस वगैरह देख रहे हैं, इस साइड से, एक साइड से कौन है, जो इनके राइट साइड में कौन है, रशिया है। इनके लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में देखो आप, लेफ्ट साइड में कौन है, कौन सा एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी। कौन सा, ऑस्ट्रिया हंगरी। और इनको, इनके नीचे साउथ में देखो कौन सा एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर। तो ये तीनों एम्पायर चाहते थे कि हमारा बाल्कन के ऊपर कंट्रोल हो जाए, और लगातार इंसर्जेंसी इनके बीच में चलती रहती थी। देखो सारा फंडा, कभी भी युद्ध डायरेक्टली नहीं होता, युद्ध करने से पहले उनके बीच में आपस में इंसर्जेंसी चलती रहती है। और जब इंसर्जेंसी एकदम से एक्सप्लोर होती है, यानी कि बारूद को चिंगारी लगती है, तभी धमाका होता है, यानी कि तभी वॉर होता है। तो ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर और रशिया क्या चाहते थे कि हमारा बाल्कन्स के ऊपर कब्जा हो जाए। अब ऑस्ट्रिया, इसको ओटोमन एम्पायर को पता था कि वो अकेले ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि हम बाद में हाफ हाफ बांट लेंगे जब भी हमारा इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, वहाँ के किंग ने, वहाँ के किंग काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, और वो क्या होना चाहता था, वो रिटायर होना चाहता था। ठीक है, तो उसने अपने बेटे को, जो जिसका नाम था आर्ड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड, उनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। लेकिन वो अभी राजकुमारी थे, राजा बने नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, बोस्निया के जो साराजेवो शहर है बोस्निया में, उसमें अपना एक दौरा किया, यानी कि वहाँ पे कुछ रीज़न से वहाँ पे गए थे अपनी पत्नी के साथ। जैसे ही वहाँ पे पत्नी के साथ गए, तो इसके पीछे की एक कहानी है छोटी सी, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ पे जो ब्लैक हैंड का ग्रुप था उसने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन पहला हमला सफल नहीं हो पाया। जो बम था वो राजा की गाड़ी के पीछे गिरा, इससे राजा बच गया। लेकिन जब राजा दोबारा जो बोस्निया के महल से वापस आ रहा था, तो वहाँ पे एक आदमी था, क्या नाम था, गैवरिलो प्रिंसेप। उन्होंने क्या किया कि राजा को और उनकी पत्नी, राजा नहीं, राजकुमार कौन थे ये, फ्रेंच फर्डिनेंड, उनको शूट कर दिया और उनकी पत्नी को भी मार दिया। तो जिससे जो वहाँ का राज परिवार था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था, काफ़ी दुखद था और वो बदला लेने के लिए बैठा था। तो जैसे ही उन्होंने बोस्निया, जैसे ही ये बात कहाँ पता चली, जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी को ये बात पता चली, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी आर्मी का मोबिलाइजेशन किया, कहाँ पर, बोस्निया में। जब बोस्निया में मोबिलाइजेशन किया आर्मी का, तो वहाँ पे धरपकड़ स्टार्ट हो गई, और पता लगा कि जो मारने वाला था वो कौन था, गैवरिलो प्रिंसेप, और जो कि वो किस ग्रुप से संबंध रखता था, ब्लैक हैंड ग्रुप से संबंध रखता था। जब तहकीकात की गई तो पता लगा कि जो ब्लैक हैंड ग्रुप है उसको किसका समर्थन प्राप्त है, सर्बिया का समर्थन प्राप्त है। अब जो बाल्कन का इलाका था उसके ऊपर कब्जा तो ऑस्ट्रिया हंगरी का था, लेकिन जो उसमें इंसर्जेंसीज लगातार पूरे तरीके से कब्जा नहीं था, क्योंकि उसमें इंसर्जेंसी स्टार्ट रहती थी, और कौन करवा रहा था, रशिया करवा रहा था। यानी कि अब उनको पता लगा कि इसका लिंक सर्बिया के साथ है। तो जब पता लगा कि सर्बिया के साथ है, तो सर्बिया के उन्होंने 2 लेटर भेजे। एक लेटर में कुछ मतलब मीडियम सी थी कि आपको भी ये ब्लैक हैंड ग्रुप, आपको अपने देश में बैन करना होगा, इससे सपोर्ट ख़त्म करना होगा, तो उन्होंने वो मान लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक लेटर और गया, किसकी तरफ से, ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से। किसको गया, सर्बिया को गया, कि आज से जो सर्बिया है उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और मिलिट्री पावर है और जैसे कम्युनिकेशन पावर्स हैं, वो ख़त्म कर दी जाती हैं। बाकी आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते रहें, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी मिलिट्री पावर और जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं वो कौन संभालेगा,
ऑस्ट्रिया संभालेगा, यानी कि एक तरीके से सर्बिया को ऑस्ट्रिया की कॉलोनी बनाया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स को साइन करने के लिए भेजा, किसमें, बोस्निया में और सर्बिया में, तो जिससे काफ़ी खफा थे। तो ये इसका क्या हुआ, एक ऐसा तात्कालिक कारण बना, क्या बना, जो आर्किड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड है उनकी हत्या एक सबसे बड़ा कारण बना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर्बिया ने क्या किया कि सर्बिया ने क्या किया कि सर्बिया में स्लेव्स रहते हैं। कौन सी एथनिसिटी रहती है, स्लेव्स। उन्होंने रशिया से बोला कि हम भी स्लेव्स हैं, आप भी स्लेव्स हो, तो आपको हमें रुको, मैं गलत बोल गया, स्लेव नहीं, स्लाविक। हाँ, सर्बिया में भी स्लाविक एथनिसिटी रहती है और रशिया में भी कौन सी एथनिसिटी रहती है, स्लाविक। उन्होंने बोला कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए, तो रशिया ने बोला कि ठीक है, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करते हैं। तो अभी क्या किया कि सर्बिया ने रशिया की मदद लेकर इंटरनली पैक्ट किया कि अगर सर्बिया पे हमला हुआ तो रशिया पे समझा जाएगा, अगर सर्बिया पे होता है तो रशिया पे समझा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस जो ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स का जो पैक्ट था उसको मानने से मना कर दिया, और ऐसा करते ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने किसके ऊपर वॉर किया, सर्बिया के ऊपर स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर स्टार्ट किया तो 1 अगस्त को रशिया भी इस युद्ध में कूद पड़ा और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ उसने भी अपनी सेनाएं उतार दी। जैसे ही रशिया बीच में आया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से कांटेक्ट किया और बोला कि आपके और हमारे बीच में 1879 में एक पैक्ट हुआ था कि अगर जर्मनी पे हमला होता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर समझा जाएगा, अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पर होता है तो जर्मनी पर समझा जाएगा। तो जर्मनी ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं और इसकी अमाउंट आप ही भरना, कि अगर जितने भी जवान, जितने भी हथियार, जितने भी आपको रिसोर्सेज चाहिए हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और हम भी आपके साथ युद्ध लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होकर युद्ध लड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी ने भी रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अभी रशिया ने जैसे रशिया ने जर्मनी ने रशिया पर हमला किया तो रशिया ने भी फ्रांस को याद दिलाया कि सर हमारा भी एक पैक्ट है जिसके अंदर आपने बोला था कि अगर रशिया के ऊपर हमला हुआ तो किसके ऊपर समझा जाएगा, फ्रांस के ऊपर समझा जाएगा। तो फ्रांस ने भी बोला कि ठीक है, हम उस पैक्ट को निभाते हैं बिल्कुल, और हम भी जर्मनी के ऊपर हमला करेंगे। अभी क्या हुआ कि जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस भी जर्मनी के ऊपर हमला करने के लिए मौका ही ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके 2 स्टेट्स अभी भी जर्मनी के कब्जे में थे। कौन कौन से स्टेट्स थे, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले, अल्सास और लॉरेन। तो वो मौका ही ढूंढ रहा था, उसको मौका मिल गया। अभी क्या था कि जैसे ही फ्रांस ने हमला किया तो जर्मनी भी फ्रांस के ऊपर हमला स्टार्ट करना चाहता था, और जर्मनी ने सोचा कि हम रशिया तो काफ़ी बड़ा है, उसको पीछे धकेलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कहाँ तक हम धकेलेंगे। लेकिन फ्रांस तो काफ़ी कमज़ोर देश है, क्योंकि वो जानता था उसका 2 स्टेट्स के ऊपर कब्जा भी था। तो रशिया और चेकोस्लोवाकिया, देखो इमेज में दिखाते हूँ मैं, देखो ये रहा जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया। अब जो फ्रांस के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि इन्होंने किसका रास्ता अपनाया, बेल्जियम का रास्ता अपनाया। जो आप जर्मन और फ्रांस एम्पायर के बीच में पहला जगह देख रहे हो वो कौन सा था, बेल्जियम एम्पायर था। तो इसके थ्रू फ्रांस के ऊपर हमला किया। अच्छा, इसके थ्रू क्यों किया हमला, क्योंकि जो फ्रांस था उसके बीच में ब्रिटेन के बीच में भी पैक्ट था कि अगर फ्रांस के ऊपर हमला होता है तो ब्रिटेन पे समझा जाएगा, ब्रिटेन के ऊपर होता है तो फ्रांस के ऊपर समझा जाएगा। और जो सारा साजो सामान है, ब्रिटेन युद्ध में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उससे पता है कि उसकी इकोनॉमी खराब होती है, तो इसलिए कुछ अपना उन्होंने रिसोर्सेज दे रहा था, फ्रांस को दे रहा था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, किसके माध्यम से दे रहा था, बेल्जियम के माध्यम से। तो जर्मनी ने सोचा कि हमने इनकी सप्लाई लाइन ही काट देनी चाहिए। लेकिन बेल्जियम पे जैसे ही हमला होता है तो उसमें युद्ध में कौन टूट पड़ा, ब्रिटेन टूट पड़ा युद्ध में। तो सबसे ऐसे धीरे धीरे शामिल होते गए। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ओटोमन एम्पायर। अभी क्या था कि जैसे ही जो रशिया और ओटोमन एम्पायर के बीच में, देखो एजियन सी और ब्लैक सी,
आपको दिख रहे हैं ना नीचे ओटोमन एम्पायर में जो ग्रीस और ओटोमन के बीच में जो छोटा सा रास्ता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, और बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर के बीच में जो छोटा सा रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो इसके ऊपर रशिया कंट्रोल करना चाहता था, तो इसलिए रशिया से लगातार परेशान होकर जो ओटोमन एम्पायर है किसका साथ दिया, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ दिया। अब जो पूरा बाल्कन का क्षेत्र है, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये तीनों तरीके से घिरा हुआ था। यानी कि ऊपर किसका है, ऑस्ट्रिया हंगरी का, इधर लेफ्ट में कौन है, ऑस्ट्रिया हंगरी, राइट में कौन है, रशिया, और नीचे कौन है, साउथ में ओटोमन एम्पायर, और तीनों अपना इसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे। तो यानी कि एक ग्रुप बन गया किस किसका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर का। दूसरा ग्रुप किसका बन गया, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। और अच्छा, इटली का भी किसके साथ पैक्ट था, इटली का पैक्ट था किसके साथ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ और ओटोमन एम्पायर के साथ। लेकिन इटली ऐन मौके पर बदल गया। उसने बोला कि हमारी जो ट्रीटी थी वो ये ट्रीटी थी, डिफेंसिव ट्रीटी थी, मतलब अगर हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो हम एक साथ मिलकर जवाब देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला किया है किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर। तो ये तो एक ऑफेंसिव, हमारी कोई ऑफेंसिव ट्रीटी नहीं हुई, यानी कि मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने आप को युद्ध में धकेला है, तो इसलिए हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। तो इटली ने किसका साथ दिया, फ्रांस और रशिया का। तो अभी जो मोटा मोटी देश कौन से थे, जो एक्सिस पावर कौन कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर, और जो अलाइड पावर कौन सी थी, रशिया, फ्रांस और इटली। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली किसके साथ था। तो सबसे बड़ा मेन कारण यही बना। इसके बाद क्या था कि ओटोमन एम्पायर ब्रिटेन से भी कनेक्शन तोड़ना चाहता था, यानी कि ब्रिटेन का जो स्वेज नहर का कनेक्शन था वो तोड़ना चाहता था। इसलिए ओटोमन एम्पायर भी मतलब ब्रिटेन के खिलाफ भी था, और उसने स्वेज नहर के ऊपर कब्जा करने के लिए, जो स्वेज कैनाल है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए उसने किसके खिलाफ ये छेड़ दिया, ब्रिटेन और रशिया के खिलाफ। तो यहाँ तक बात समझ में आपको मेरे हिसाब से आ गई होगी। जो 1940s का था वो वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मतलब एडवांस था, जिसके अंदर ट्रेंचेस बनाई गई थी, उसी में लोग रहते, उसी में सोते, उसी में खाते, उसी में लोग टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी भी ट्रेंचेस में ही थी। दूसरी, उस टाइम मशीन गन्स का इस्तेमाल हुआ। ब्रिटेन ने पहली बार टैंक्स का इस्तेमाल किया। जर्मनी ने पहली बार वॉरशिप का सबमरीन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले वॉरशिप्स का भी इस्तेमाल हुआ करता, लेकिन बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किस में हुआ, इसी काल में हुआ। तो ऐसे युद्ध लड़ा जाता, लेकिन लगातार एक ही जगह पर महीनों इसमें इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत बात क्या थी कि लगातार ट्रेंचेस खोद दी जाती। ट्रेंचेस मतलब एक गड्ढा करके वहाँ पे जवान बैठा दिए जाते ताकि कोई भी आर्मी आगे ना बढ़ सके। लेकिन 3-4 सालों तक इस लड़े गए युद्ध में कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सका, यानी कि एक स्टेलमेट की पोजीशन बन गई थी। अच्छा, लगातार एक ही जगह रहने से जो उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो भी ख़राब हो गई थी, और लगातार युद्ध के चलते उनकी इकोनॉमी भी पूरी तरीके से डूब गई थी, यानी कि बैड इकोनॉमी कंडीशन आ गई थी। और जो पूरा ये दृश्य था काफ़ी डरावना लग रहा था। इसमें एक बैटल का जिक्र आता है, सोमे बैटल, यानी कि बैटल ऑफ सोमे, जिसके अंदर एक दिन में 80,000 से ज़्यादा सैनिक मरे थे, यानी कि मोर देन 80,000 सोल्जर डाइड विद इन ए डे। यानी कि ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। और जो मरने वालों में किसकी संख्या ज़्यादा थी, अलाइड पावर्स की, यानी कि स्टार्टिंग में जो एक्सिस पावर है उनको काफ़ी एडवांटेज मिल रहा था। अच्छा, दूसरी जो एक फेमस बैटल है वो कौन सी है, बैटल ऑफ गैलीपोली। बैटल ऑफ गैलीपोली में किस के बीच में युद्ध हुआ था, ओटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में, जिसमें जो मेनली जो फौज थी किस की थी, वो फौज थी ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की। उनकी एक जॉइंट आर्मी थी। तो उसके लिए जो बैटल ऑफ गैलीपोली के लिए आज भी एंजक डे मनाया जाता है, एंजक डे सेलिब्रेट किया जाता है किसकी याद में, बैटल ऑफ गैलीपोली की याद में। अभी क्या था, 1970s तक अमेरिका शांत बैठा था, शांत नहीं बैठा था बल्कि वो पैसे कमा रहा था। पैसे कैसे कमा रहा था, युद्ध तो पूरे यूरोप में चल रहा था,
अब रिसोर्सेज की सभी को ज़रूरत थी, यानी कि खाना भी चाहिए था, फौज के लिए कपड़े भी चाहिए थे, हथियार भी चाहिए थे। वो सभी कौन प्रोवाइड करवा था? अमेरिका करवा था। और किस किस को प्रोवाइड करवा था? दोनों को करवा रहा था, एक्सिस को भी और अलाइड को भी। इसलिए अमेरिका की जो आज की जो इकोनॉमी, वो कब की बनी हुई इकोनॉमी? 1914 की। अगर विश्व युद्ध नहीं होता 1914 में, तो आज अमेरिका इतना शक्तिशाली नहीं होता, क्योंकि उसने रिसोर्सेज को पूरा का पूरा किस में डाल दिया? पूरे यूरोप में डाल दिया। एक्सिस पावर को भी लड़ने के लिए हथियार देता और अलाइड पावर को भी लड़ने के लिए हथियार देता। इससे क्या है, लगातार इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी। अभी क्या है कि जर्मनी ने सोचा कि जो रशिया है, जो ये अमेरिका है, वो भारी मात्रा में जो अलाइड पावर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें इनकी सप्लाई लाइन काट देनी चाहिए। अब हुआ था ये कि जो जर्मन की यू बोट है, यानी कि जिन्हें हम सबमरीन बोलते हैं, उसने अमेरिका से आ रही एक जहाज जिसका नाम था लुसियाना बोट। क्या नाम था? लुसियाना बोट, LUSITANIA, लुसियाना बोट। उसको क्या किया? अटैक कर दिया, जिसके अंदर 1200 नागरिक बैठे थे। अगर एग्जैक्ट नंबर पूछो तो 1163 लोग थे, जिसके अंदर 128 अमेरिकी लोग थे। जैसे ही जर्मन ने जर्मन जो यू बोट है, सबमरीन ने उसके ऊपर अटैक किया, तो वो श्रिंक हो गया, यानी डूब गया, और उस सभी के सभी यात्री मारे गए। अब इन जो USA थे, उसके 128 लोग मारे जाने के कारण USA ने बोला कि ये तो पैसेंजर शिप था, इसको आपने अटैक क्यों किया? तो उसके लिए, उसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ अमेरिका भी कूद पड़ा। तो जो अमेरिका विश्व युद्ध में कब आया? 1917 में। और अमेरिका की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उनके पास रिसोर्सेज भी थे। जैसे ही आया 1917 में, तो लगातार जो अलाइड पावर थी वो हावी होती गई और एक्सिस पावर को लगातार हर मोर्चे पर हराते गए। और जो अमेरिका था, वो एक हेल्पिंग हैंड बना कि इनके लिए, अलाइज पावर के लिए। उसके अंदर जो पहला विश्व युद्ध था, इसको विश्व युद्ध इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर फौजियों ने, मतलब सोल्जर्स ने तो भाग लिया ही लिया, लेकिन जो उन देशों की जनता थी उन्होंने भी भाग लिया। कैसे भाग लिया? लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, मिलिट्री को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती, तो प्रोडक्शन लगातार, मशीनें रातों रात चलती, दिन दिन चलती। तो उसके अंदर सभी जो देशवासी थे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, पैसा लगा रहे थे, अपने अपने रिसोर्सेज लगा रहे थे, तो सब कुछ मतलब दांव पर लग गया था। इंडिया के भी 13 लाख सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसके अंदर जो 50,000 सोल्जर्स हैं वो मारे गए। जो आज का इंडिया गेट है वो उन्हीं की याद में बनाया गया है। जो दिल्ली में इंडिया गेट है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे हुए, जो शहीद हुए सोल्जर्स हैं, उनकी याद में बनाया गया है। और जो भारत की आर्मी थी वो कहाँ कहाँ लड़ी थी? ज़्यादातर तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन में। ओके, इसके बाद देखते हैं कि 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी काफ़ी हार चुका था, क्योंकि लगातार फ्रांस से भी दबाव बढ़ता जा रहा था, रशिया से भी। रशिया की आर्मी ऑस्ट्रिया हंगरी की राजधानी तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी ने भी बोला कि ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर हम जो युद्ध विराम करते हैं, यानी कि सीज फायर करते हैं। जैसे ही जर्मनी ने सीज फायर का ऐलान किया, तो उसके बाद ये मान लिया गया था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर हार मान चुके हैं। जो ओटोमन एम्पायर था उस समय उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? खलीफा। तो 1918 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया, और एक तरीके से जो ओटोमन एम्पायर है उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उसको भी समाप्त कर दिया। ओटोमन एम्पायर समाप्त हो चुका था, यानी कि उनकी जो 500 साल की जो बड़ी ऐतिहासिक जो राजवंश चल रहा था टर्की में, उसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि पेरिस पीस एग्रीमेंट किया गया। क्या हुआ? पेरिस में एक मीटिंग हुई जिसे पेरिस पीस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। कब हुई है? 1919 में। इसके अंदर क्या हुआ कि बोले कि यूरोप की बाउंड्रीज कैसे डिसाइड की जाए। तो उन्होंने बोला कि जो यूरोप में जो कंट्रीज़ की बाउंड्री होंगी वो नेशनलिटी के आधार पर होंगी। किसके आधार पर होंगी? नेशनलिटी के आधार पर। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बोला कि जो भी देश विजयी हुए हैं उनको युद्ध में घसीटने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं उसको
उनके युद्ध का हर्जाना देना होगा, यानी कंपनसेशन देना होगा। तो सारा कंपनसेशन किसके ऊपर डाला गया? जर्मनी के ऊपर डाला गया। और ये कंपनसेशन की अमाउंट कितनी थी? 5 अरब डॉलर, यानी कि 5 अरब डॉलर्स किसके ऊपर डाला गया है? जर्मनी के ऊपर। अच्छा, इस पीस एग्रीमेंट में जो शामिल देश थे, कितने देश थे? 32 कंट्रीज शामिल थी, जिसके अंदर किस किस को नहीं बुलाया गया? जर्मनी को नहीं बुलाया गया, यानी कि जर्मनी को पीस एग्रीमेंट के लिए बुलाया ही नहीं गया, बल्कि उनके ऊपर संधियां थोपी गई। रशिया को भी नहीं बुलाया गया। रशिया को क्यों नहीं बुलाया गया? रशिया क्रीमिया को लेकर काफ़ी खुश था। दूसरी बात, वहाँ पे भी क्या हुआ था? जो रशियन रेवोल्यूशन वो स्टार्ट हो गया था, वो उसकी कहानी हम रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। लेकिन रशिया को नहीं बुलाया गया। तीसरा, ऑस्ट्रिया हंगरी को भी नहीं बुलाया गया, न ही टर्की को बुलाया गया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन थे उस समय? वुड्रो विल्सन। उन्होंने क्या किया कि 14 पॉइंट एक प्रिंसिपल लाए और उन्हें बोला कि ये सभी को मानने जरूरी होंगे। और उनको वो पॉइंट्स कुछ मतलब ऐसे थे काफ़ी, ताकि वो पूरे विश्व में शांति बनी रहे, कोई भी युद्ध अब आगे न हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 14 पॉइंट प्रिंसिपल लाए और उन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना करने का सुझाव दिया, ताकि कोई भी अगर इश्यू होता है तो वो एक लीग के माध्यम से सुलझा लिया जाए। अच्छा, 14 पॉइंट्स में क्या था कि फ्रांस की सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। फ्रांस की सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा क्यों हुई? कि लगातार मतलब 50 सालों में जो फ्रांस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए, किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा युद्ध थोपे गए हैं। और जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था वो भी हिल गई, और ज़्यादातर कब्जा किसका था? हिस्सों पर किसका कब्जा था? जर्मनी का कब्जा था। देखिए, युद्ध हार गया था, लेकिन अगर अमेरिका शामिल नहीं होता युद्ध में तो जीत किसकी होती? एक्सिस पावर की जीत होती। अच्छा, तो इसके लिए क्या बोला गया कि जो राइन रिवर है, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक राइन रिवर है, उसको क्या बोला गया कि जो राइन रिवर है उसके 50 किलोमीटर के अंदर तक कोई भी जर्मनी सेना नहीं रख सकती, और जबकि फ्रांस की सेनाएं वहाँ पर तैनात रहेंगी। और दूसरी बात, उनके बीच में 50 किलोमीटर तक कोई भी सेना नहीं रहेगी, किसकी? जर्मनी की। ओके, इतनी बात मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई है। अभी क्या हुआ कि वहाँ पे 32 कंट्रीज़ के 70 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही पेरिस पीस एग्रीमेंट ख़त्म होता है, तो जर्मनी की साथ ट्रीटी कहाँ पे होगी? ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स में होगी। ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी कहाँ पे होगी? सेंट जर्मन, ये शहर हैं, सेंट जर्मन में होगी। बुल्गारिया के साथ ट्रीटी कहाँ पर होगी? न्यूली में होगी। हंगरी के साथ ट्रीटी कहाँ पे होगी? ट्रियानो में होगी। और टर्की के साथ ट्रीटी कहाँ पे होगी? सर्वे में होगी। और इन 5 देशों को मुख्य रूप से जो पूरे विश्व को युद्ध में धकेलने के लिए जिम्मेदार माना गया, और सबसे ज़्यादा किसको माना गया? जर्मनी को माना गया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि कैसी कैसी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन डाली गई। जर्मनी को बोल दिया गया कि आप 1 लाख से ज़्यादा की आर्मी नहीं लग सकते, आपकी नेवी में 15,000 से ज़्यादा सैनिक नहीं हो सकते, और आप कोई भी एयरफोर्स रख ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा पॉइंट्स क्या दिया गया कि जो भी एरिया है जो आपने जीता है अभी तक, वो उन देशों को वापस बांटना होगा। जर्मनी की जहाँ पे भी कॉलोनी है उनको वापस देना होगा। किनको देना? जो जर्मनी की कॉलोनी है, अब से उसका अधिकार किसके पास होगा? अलाइज पावर के पास होगा। और जर्मनी की जो भी कॉलोनी है वो अलाइज पावर आपस में बांट लेंगे। जो भी मुख्य रूप से स्ट्रेटजिक पॉइंट और मिलिट्री पोजीशंस हैं उनको जर्मनी को छोड़ना होगा, और उनके ऊपर जो रिलेटेड कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस की अगर बॉर्डर पर कोई जर्मनी की स्ट्रेटजिक पोजीशन है तो वो उसका अधिकार किसके होगा? फ्रांस का होगा। अच्छा, 1870s में जो अल्सास और लॉरेन के ऊपर जो फ्रांस के थे, उसके ऊपर जर्मनी ने अधिकार कर लिया, वो किसको वापस लौटा दिए जाएंगे? फ्रांस को। और अल्सास के पास एक वैली है, सार वैली, जो जर्मनी की ही थी, तो अब भी उसके पास किसका कंट्रोल होगा? फ्रांस का कंट्रोल होगा। अच्छा, उससे अगले में क्या बोला गया कि जो बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया है, उन देशों को जर्मनी मान्यता देगा, यानी कि उन देशों को देश मानेगा।
जो चाइना में कॉलोनी थी जर्मनी की, कौन सी थी? शांगटुंगो। शांगटुंगो पर अब किसका अधिकार होगा? जापान का होगा। रशिया को क्या मिल गया था? क्रीमिया मिल गया था। जो डेजिंग पोर्ट है उसको क्या बोला गया कि ये यूएनओ के अंडर रहेगा, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन है उसका कंट्रोल रहेगा। अच्छा, जो मैमल पोर्ट है उसके ऊपर किसका कब्जा रहेगा? उसको मैमल पोर्ट किसको दे दिया गया? लुधियाना को दे दिया गया। अच्छा, और ये भी बोला गया कि जो बाल्टिक स्टेट हैं उनको भी जर्मनी मानेगा। उनके अंदर 3 कंट्रीज हैं, उनको भी अपने यहाँ राजदूत नियुक्त करेगा। कौन कौन सी? लिथुआ, एस्टोनिया और लिथुआना। दो, लाटविया, एस्ट्रोविया और लिथुआना, इन तीनों को मानेगा। ओके, मालमाडी उपायम और जो मार्सेट है, ये जो शहर थे किसको दे दिए गए? बेल्जियम को दे दिए गए। नॉर्थ शेल्विंग किसको दे दी गई? डेनमार्क को दे दी गई। तो इस तरीके से अब देखो कि इकोनॉमी पर $5 अरब का बोझ डाल दिया गया। मिलिट्री को उनको कम कर दिया गया। एयरफोर्स को तो छोड़ा ही नहीं। जो उनकी काफ़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन थी उसके ऊपर भी अलाइज पावर का कब्जा हो गया। उनकी कॉलोनीज थी उनके ऊपर भी अलाइज पावर का कब्जा हो गया। अच्छा, जो जीता हुआ क्षेत्र था वो भी वापस देना पड़ गया। जो उनका खुद का क्षेत्र था, खुद के पोर्ट थे, वो भी दूसरे देशों में बांट दिए गए। अच्छा, कोयले को भी, जो जर्मनी का कोयला था काफ़ी फेमस था वर्ल्ड में, उसको भी फ्रांस, ब्रिटेन और जो इटली है उसको देने के लिए एग्रीमेंट हुआ। तो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो जर्मनी पर लगाई गई। बाकी देशों पर भी यही समान रूप से लागू थी, लेकिन उनके ऊपर इतना इकोनॉमिकली इतनी परेशानी नहीं थी और इनका कोई दूसरी कॉलोनी भी नहीं थी, तो मतलब इनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जर्मनी को पूरी तरीके से इसका जो विलन था इस युद्ध का, इस मोर्चे का जो विलन था, कौन बना दिया गया? जर्मनी को बना दिया गया। और यही ट्रीटी आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगी। इस दौरान कुछ जो पहला विश्व युद्ध था उसको ग्रेट वॉर के भी नाम से जाना गया। अगर कुछ स्पेसिफिक डेट्स आती हैं, जैसे 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, और जो 26 जून को 1914 को जो फ्रेंच फर्नांडीज थे उनकी हत्या की गई। 11 नवंबर 1918 को ये ख़त्म हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट बुलाया गया था कब? 1919 में, 4 मई 1919 में बुलाया गया। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वो जर्मनी पर कब थोपी गई? यानी कि अगर जर्मनी उन ट्रीटी को नहीं मानता या फिर दूसरे देश उन ट्रीटी को नहीं मानते हैं तो ये उनके ऊपर दोबारा युद्ध स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जर्मनी पर वर्सेल्स की संधि कब हुई? 28 जून 1919 में। ओके, अच्छा, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसको क्या बोलेगा? ग्रेट वॉर, यानी इससे बड़ा कभी युद्ध पहले हुआ नहीं था। उस दूसरा क्या बोलेगा? वार टू एंड ऑल वॉर्स, यानी कि इस युद्ध के बाद यह युद्ध सभी युद्धों का समापन होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ समय बाद ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसके अंदर 17 लाख मतलब 1,70,00,000 लोग मारे गए, जिसके अंदर 1,10,00,000 सोल्जर्स थे और 60 लाख सिविलियंस थे। अच्छा, 2 करोड़ लोग घायल हुए और 10 करोड़ लोग लापता हुए। इस युद्ध ने जर्मनी जो यूरोप की पूरी तरीके से इकोनॉमी डाउन कर दी थी। इसे वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो भी शामिल था, यूरोप भी शामिल था, और जो यूरोप के देशों की कॉलोनीज थी कहाँ कहाँ पर, अफ्रीका में, एशिया में, वो भी शामिल थे। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर बोला गया। ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉलोनी थी, किसकी थी? कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसको भी मान लिया गया। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ डाला है मैंने इसलिए डाला है ताकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और अच्छा बुल्गारिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ क्यों दिया? क्योंकि ऑस्ट्रिया ने बोला था कि अगर मान लो बुल्गारिया हमारा साथ देता है तो जो बाल्कन का जो मोस्टली एरिया है 50% से ज़्यादा हम किसको दे देंगे? बुल्गारिया को दे देंगे। तो इसलिए कि बुल्गारिया ने किसका साथ दिया था? ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया था। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो ट्रिपल जो संधियाँ हुई थी, यानी कि फ्रांस इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस रशिया के बीच में, बाद में इटली का पलटी मारना, तो ये ट्रिपल एंटेट और सेंट्रल पावर्स के बीच में बताया गया। ओके,
जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी इनिशियल फेजेस में? रशिया में 3 लाख से ज़्यादा सैनिक अकेले रशिया में मारे गए थे। और उसके बाद फ्रांस में, रोमानिया में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी थी। और ईस्टर्न फ्रंट पे कौन कौन थे? ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रोमानिया किसके साथ रोमानिया ने रशिया का साथ दिया था। तो किसके साथ लड़ रहे थे वो? रशिया के साथ लड़ रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट पे किसके साथ लड़ रहे थे वो? वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस के साथ लड़ रहे थे। नॉर्थर्न फ्रंट में किसके साथ लड़ रहे थे वो? बेल्जियम और इंग्लैंड के साथ लड़ रहे थे। तो ये फोटोज मैंने इसलिए डाला है। इसी के अंदर पहली बार केमिकल वॉर हुआ और इस युद्ध में केमिकल वॉर हुआ। गैस का, जो मिथाइलिन गैस का काफ़ी यूज़ किया गया और स्टील के हेलमेट्स दिए गए थे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज़ हुआ, आईक्यू टेस्ट हुआ, गाइड डॉग्स मतलब जो कुत्ते रास्ता दिखाते थे उनका इस्तेमाल पहली बार ही हुआ था, एक्सरेज का पहली बार हुआ था। ये फ़ोटो मैंने इसलिए डाला था कि आपको एक यूरोप की सिचुएशन समझ में आ सके कैसे क्या था कि बाल्कन क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया हंगरी ओटोमन भी चाहता था अधिकार और रशिया भी चाहता था अधिकार हो। ओके, ये फ़ोटो मैंने जो आज की जो स्थिति है उसको दिखाने के लिए डाला था कि बाल्कन का जो क्षेत्र है उसको क्या बना दिया गया? यूगोस्लाविया बना दिया गया, लेकिन अब वो भी टूट गया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर ये पोजीशन थी कि जो हरा दिख रहा है वो अलाइज पावर थी, जो ऑरेंज दिख रहा है वो क्या थी? ग्रीन एक्सिस पावर थी। बाकी जो एक थर्ड कलर है वो क्या था? वो न्यूट्रल कंट्रीज थी। और बाल्टिक सी को मैंने इसमें दिखाया। इसके अंदर कौन कौन से देश थे? लाटविया, लिथुआनिया और ये क्या था? लिथुआनिया, लाटविया और एस्ट्रोवा था। ओके, अच्छा, ये मैंने इसलिए दिखाया था कि ताकि जो इंग्लैंड की पोजीशन है वो एक समय पे 25% हिस्से पर कौन कंट्रोल करता था? इंग्लैंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे को लगता है कि आप सभी को वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी, वो सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं मैप के माध्यम से भी। आपको मैप एक बार दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। ओके, आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, यूपीएससी के नोट्स हैं, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड नोट्स हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।